प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम लोग मल्टीपल चॉइस कहते हैं, है ना, वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ और उसमें आप कैसे पढ़ेंगे। हालांकि मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बच्चों में बड़ी घबराहट मैंने देखी है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इस सेमेस्टर में कि सब्जेक्टिव आएगा, कि तैयारी हम कैसे करें हैं। तो ये मैंने कई बार आपको समझाया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी के लिए कोई अलग से आपको पैटर्न नहीं फॉलो करना है। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव नॉलेज, पहले तो ध्यान से चैप्टर को पढ़िए, उसकी A to Z नॉलेज लीजिए, तो ऑब्जेक्टिव अपने आप ही उसमें जिस भी तरह से एग्जामिनर बनाना चाहेगा आप उसका आंसर देने में सक्षम हैं। तो इसलिए पहली तो मेरी यही आपको सलाह है कि आप लोग थारो पढ़ें, हाँ? और क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या इम्पोर्टेंट होगा, ये बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपने पेपर बनाया था क्या, आपने जो बताया वो अब आ रहा है, आ गया आज टेस्ट में, ये हो गया। अरे भाई, अपने आप जो क्वेश्चन लगातार आपके तमाम वर्षों में लोग पूछ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपको किताब के पीछे जाके दिखाई पड़ता है कि इस सन में आया, ये आया, ये आया, ये आया, तो फिर वो आएगा, ऐसा नहीं है। इम्पोर्टेंस पता चलने लगती है। मैं अब पॉलीमर चैप्टर में आपका एग्ज़ाम चूँकि सेमेस्टर वाइज आने वाला है बहुत जल्दी, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे उसका क्या आंसर होगा, और नो डाउट उसका बैकग्राउंड आपको आना चाहिए। इसके लिए पॉलीमर की एक वीडियो भी मैंने आपके लिए डाली हुई है ना, तो उससे आप पॉलीमर्स के बारे में उसको पढ़िए, है ना। और वीडियो भी मैं पॉलीमर्स की डालूँगा अभी, लेकिन जितना मैंने डाला है उसी को पहले पढ़िए, और उसी से संबंधित आज मैं ऑब्जेक्टिव आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें बार बार, कि पॉलीमर दो प्रकार के थर्मल बैकग्राउंड पे हम लोगों ने क्लासिफाई किए, थर्मल ट्रीटमेंट पे, है ना। एक है थर्मोसेट और एक है थर्मोप्लास्टिक। हमने पढ़ाया है आपको कि जो बार बार यूज हो रहा है, रीयूज हम कर सकते हैं आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, वो हमारा थर्मोप्लास्टिक। ज़्यादातर जो आपके पास उदाहरण है वो थर्मोप्लास्टिक के। थर्मोसेट जो पॉलीमर्स, वो क्या हैं फिर, जिनका हम बार बार रीयूज नहीं कर सकते हैं, रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं। एक बार यूज होने के बाद हीट ट्रीटमेंट करके फिर से उसको हम पिघला के और फिर अलग से सांचे में डाल के नहीं बना सकते। तो कौन सा पॉलीमर है जो पूछा जाता है? थर्मोसेट एकदम पक्का है कि बेकेलाइट। बाकी आपके पॉलीथीन है, नायलॉन 66 है, नायलॉन 6 है, ये जितने पॉलीमर हैं, पीवीसी है, ये सारे थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा? देखिए, बनेगा आपसे पूछ लेगा वो कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, in following answers, which one is correct? For example of thermoset polymer.
इन फॉलोइंग आंसर्स which one is correct for an example of thermoset polymer? तो आपको हमने आंसर जो बताने के लिए दिया मल्टीपल चॉइस में, एक तो हमारा पीवीसी है, बी हमारा है पॉलीथीन, सी हमारा है नाइलॉन 66 और डी है बेके। तो आप जानते हैं कि बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेट पॉलीमर है। बाकी जितने पॉलीमर हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, इस तरह के सब क्या हैं, थर्मोप्लास्टिक है। तो आपको तो आंसर बताना है कि कौन इसमें से थर्मोसेट है। तो ठीक है, आपका आंसर हो गया थर्मोसेट, ये आपका हो गया बेकेलाइट है। आप जानते हैं कि बेकेलाइट जो है कैसे बनता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से जो है वो क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। दूसरा क्वेश्चन, आपके लिए मोनोमर से पूछते हैं कि किस का मोनोमर कौन है, और बहुत सारे उसमें तो आपको पॉली शब्द हटा देंगे तो आपको मोनोमर पता चल जाएगा। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर कौन है, विनाइल क्लोराइड है। इसी प्रकार से पॉलीथीन का क्या है मोनोमर, पॉलीथीन का क्या है, इथीन। पॉली शब्द हटा देंगे आप तो आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज, क्या है, द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज, ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि विनाइल क्लोराइड, पहला ऑप्शन है। दूसरा आपके पास चॉइस है, आपके पास जो दिया हुआ है कुछ भी इस तरह का कि मोनोमर क्या है, तो है ना, जैसे कुछ भी हमारे पास टेट्राफ्लोरोईथीन, टेट्राफ्लोरोईथीन। तीसरा चॉइस है आपके पास इथीन। चौथा आपके पास है इथाइन। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कुछ तो बहुत ही आसान है कि पॉलीथीन में हम लोगों ने पॉली शब्द हटा दिया है, पॉलीथीन, तो इसमें कौन सा है, इथीन है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आपको पता है। इसी प्रकार से कोपॉलीमर के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि कोपॉलीमर इनमें से कौन है। तो कोपॉलीमर के लिए हमने कई बार बताया कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो जरूरी है, रटने से तो काम चलेगा नहीं, आप कितने ऑब्जेक्टिव रटिएगा। तो वो पॉलीमर जिसमें कि रिपीटिंग यूनिट अकेला मॉलिक्यूल है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे पॉलीथीन में इथीन मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन जब जो मोनोमर है उसमें 2 मॉलिक्यूल लग जाएंगे तब उसको कहते हैं
कोपॉलीमर। जैसे नाइलॉन 66 आप जानते हैं कि नाइलॉन 66 में जो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है और जो आपके पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों को जब कंडेंस करते हैं तब एक आपको एमाइड मिलता है और वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको तो हम लोग कोपॉलीमर कहेंगे। नाइलॉन 6 को नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि नाइलॉन 6 की सिंथेसिस में आपने देखा जो मोनोमर है वो कौन है? वो कैप्रो, पहले से बताया हुआ है कि कैप्रो जो लैक्टोन है उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमीनो एसिड मिलती है एक, जिसमें 6 कार्बन है और वो वही मोनोमर है, वो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो कोपॉलीमर कौन अगर आपसे पूछे तो अगर आपको दे दिया उसने इथीन, नाइलॉन 6, तीसरा आपका नाइलॉन 66, ये 66 नहीं, नाइलॉन 66, और चौथा इसमें से कुछ भी कर सकता, ऑप्शन कम भी कर सकता, नन ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो आपको तो पता है कि नाइलॉन 66 है तो ए है, बी है, ये सी है और ये डी है, तो आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कोई अलग से, ये मेरा बार बार आपको है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी बड़े से बड़े कंपटीशन में कब आगे चल के बहुत सारा एग्ज़ाम आपको फेस करना है और उसमें आप सोचें कि हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद करेंगे, वो याद भी नहीं होगा। बिना नॉलेज के वो याद होगा ही नहीं, या आप याद करेंगे वो भूल जाएगा। जब वो एक तरह से डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, पूरी एक एक चीज़ आप उसको खोल खोल के पढ़े होंगे, तब कैसा भी ऑब्जेक्टिव आएगा आप निश्चित रूप से उसका आंसर दे पाएंगे। और जब आप रटेंगे खाली तो कतई नहीं दे पाएंगे, जरा सा ट्विस्ट किया आप भूल जाएंगे सब। इसलिए पहली तो यही राय है कि ऑब्जेक्टिव के प्रेशर को हटाइए, थारो आप पढ़िए। थारो जब पढ़ेंगे, जब नॉलेज होगी, तब आप कर सकते हैं। तब आप ऑब्जेक्टिव करिए। एक बार जब आपने पढ़ लिया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, तो उससे क्या है कि क्वेश्चन करने से आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होगी, दिमाग काम करेगा, दिमाग पे जोर पड़ेगा, तब आपका बढ़िया तैयार होगा। केवल आप क्वेश्चन करने मत बैठ जाइए, पहले खूब तैयार करिए, फिर क्वेश्चन करिए। तैयार करके आप सोचिए इम्तहान में देंगे, नो, तैयार करिए चैप्टर को बढ़िया, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ पढ़िए और फिर मल्टीपल चॉइस में आइए। और तो मल्टीपल चॉइस में आपको एंजॉय होगा, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन इस पॉलीमर से कि ये पूछा जाएगा कि नेचुरल रबर में जो मोनोमर है वो कौन है ना? तो हम आपको बता चुके हैं कि जो आइसोप्रीन है वो मोनोमर है नेचुरल रबर का। तो यही आ जाएगा कि विच वन इज मोनोमर ऑफ, विच वन इज monomer of, which one is monomer of natural rubber, पहला ऑप्शन है एडिपिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। तीसरा ऑप्शन आपके पास है
1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, और चौथा ऑप्शन है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। तो आपको पता है कि आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ व्हाट? नेचुरल। अब जो आइसोप्रीन नेचुरल रबर का मोनोमर, इसी से क्वेश्चन आगे पूछ देगा कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ आइसोप्रीन, विच वन इज द केमिकल नेम ऑफ आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन इसी से जो आपने अभी पढ़ा है कि which one is chemical name of isoprene, which one of which one of which one name of केमिकल नेम ऑफ, है ना, कैसा नेम? केमिकल नेम, केमिकल IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रीन। तो आपको हमने पढ़ाया है, बताया है, आपको ज्ञान है कि 1,3-ब्यूटाडाइन से ही हम लोग याद कर लेंगे कि दूसरे कार्बन से एक H को कम करके हमने उसमें मिथाइल लगा दिया। तो 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन इज कॉल्ड आइसोप्रीन। तो ठीक है, इसमें आ जाएगा पहला ऑप्शन कि 1-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3,5 हेक्सा ट्राइन 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, और अगला ऑप्शन 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाई। तो आपको पता आंसर है कि 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन इज द नेम ऑफ व्हाट? आइसोप्रीन। तो आप उसका आंसर दे देंगे। देख रहे हैं कि हर एक आंसर के पीछे आप अगर 100, 200, 500 ऑब्जेक्टिव रटने बैठे रोज रोज, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपका तैयार हो पाएगा। जब तक कि एक बार आपको नॉलेज, तो प्रोसेस यही रखिए मेरे प्यारे छात्रों कि थॉरली चैप्टर को पढ़िए। पढ़ने के बाद, नो डाउट पढ़िए आप खूब मन से, पढ़ने के बाद चीज़ों को क्लियर करने के बाद, जब तक नहीं क्लियर है उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, समझिए, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप जाइए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो इसी तरह से आप पढ़ाई करिए, आप देखिए सफलता आप मिलेगी। पहले आप पॉलीमर में जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसे आप पढ़िए मन से, किताब से पढ़िए, हमारी वीडियो से पढ़िए, समझ में आए। वीडियो में इसलिए आपको अच्छा लगेगा कि मैं, ठीक है, एक लंबा अनुभव मेरा है और स्टाइल है पढ़ाने की, अपनी एक क्षमता है, उसका आप आनंद लेंगे, है ना। जैसे कोई चीज़ आप, कोई आदमी मेहनत करके वर्षों वर्षों की तपस्या से, किसी ऋषि मुनि में आप देखते हैं कोई चीज़ उन्होंने ईजाद कर दी, तो हमारे लिए लगता है कि अरे तो 2 मिनट काम है। तो ऐसे ही संचित ज्ञान को, अनुभव आधारित ज्ञान का आनंद लेने के लिए आप वीडियो को देखिए और उसको एंजॉय करिए। 1 बार 2 बार, टीवी अगर घर में है तो टीवी में उसको जोड़ दीजिए। टीवी में जो ही आप जोड़ देंगे, तो आप लोग तो नए बच्चे हैं, सब टेक्निक जानते हैं, हमारे बच्चे भी हमारे लिए टीवी जोड़ के दिखाते हैं। टीवी में जोड़ दिया आपने और बड़ी स्क्रीन पे मैं पढ़ाता हुआ आपको मिलूँगा, तो आपको समझ में आएगा। तो आज मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक
एक झलक आपको दिखा रहा हूँ। पढ़ना तो आपको है, हजारों क्वेश्चन मार्केट में मौजूद हैं। कैसे आप आंसर देंगे, आपको फीलिंग कैसे आएगी, आंसर तभी दे पाएंगे जब आप थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करिए, फिर ऑब्जेक्टिव में आइए। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव करते समय बार बार फिर कॉपी किताब मत देखिए, ब्रेन पे जोर पड़ेगा और मल्टीपल चॉइस को आप करिए और करने के बाद फिर आंसर से मिलाइए। यही प्रैक्टिस करिए। मिलाने के बाद आप देखेंगे कि हम कितना कर लिए, आज कितना कर लिए, अगली बार अगले टेस्ट में कितना। यही है सेल्फ आप अपने को अंदाजिए कितना कर रहे हैं, और इसी से आप बड़े बड़े नीट में, आईटी एग्ज़ाम में, देश के किसी भी एग्ज़ाम में आप सफलता निश्चित पाएंगे। बीएससी में तो बहुत हल्का कोर्स है, लेकिन अगर बड़े बड़े एग्ज़ाम आपको देना तो भी इसी प्रोसेस को रखिए कि आप नॉलेज थॉर लीजिए, खूब पढ़िए, ढंग से पढ़िए, एनालिसिस करके पढ़िए, अंदर घुस के पढ़िए, और फिर मल्टीपल चॉइस में जाइए और आंसर से मिलाइए। कम से कम सहायता उस समय लीजिए आप करते समय, न के बराबर किताब कापी मत छूइए, और फिर देखिए कि कितने % आपका आंसर सही जा रहा है। धीरे धीरे क्या होगा कि आपको एक हैबिट हो जाएगी और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा बड़े से बड़े इम्तहान में। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस एक आपको मैंने बताया। अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए और लेके आऊँगा, और पॉलीमर के ही अभी 2-3 वीडियो आपको दूंगा, ठीक है, और फिर इसके बाद एक दूसरा वीडियो कोई लाऊंगा। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और इस हमारे फ़ोन की क्षमता भी 20-22 मिनट ही मुझे लगता है कि और ज़्यादा करेंगे तो फिर चल नहीं पाएगा। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।